कि आपको अभी दूध से अभिषेक किया गया। तो कुछ लोगों ने कहा कि 100 लीटर दूध जो उन्होंने बर्बाद कर दिया, वो किसी गरीब को देती, भगवान वहाँ पे आप मना कर सकती थी। हजारों करोड़ों लीटर दूध भगवान शिव पे चढ़ जाते हैं। आपको कोई भगवान बना सकता है? नहीं, आज मैं आपके सवाल के जाल में नहीं फंस रही हूँ। परिहार से ही चुनाव लड़ना है, तो तेजस्वी जी से बात हुई थी उस समय आपकी? जब आप ये निर्णय ली कि मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ना है, उसके बाद कहीं पार्टी ऑफिस से कॉल आया? और वो आपस में एनडीए का वोट काटेंगे और आप आराम से चुनाव निकाल लेंगे। मुझे यहाँ तक कन्विंस किया गया, मोदी जी आ जाएं या डोनाल्ड ट्रंप खुद आ जाएं। प्रथम चरण का चुनाव का प्रचार प्रसार थम चुका हुआ है, दूसरे फेज की तैयारी में लोग जुटे हुए हैं। इसी बीच हम सीतामढ़ी के सबसे बड़े हॉट सीट पे पहुंचे हुए हैं, परिहार विधानसभा सीट। हमारे साथ मौजूद हैं रितु जायसवाल जी, जो निर्दलीय इस बार चुनाव लड़ रही हैं। इनके बैकग्राउंड की बात करें तो पहले ये राजद से थी, इस बार इनको टिकट नहीं मिला, तो इस बार निर्दलीय अपने सिर्फ परिहार की जनता के लिए चुनाव लड़ रही हैं। बिल्कुल सही मैम? टिकट मिल रहा था, बेलसंड से मिल रहा था। बेलसंड विधानसभा से मुझे कहा गया था कि आप वहां से जाके लड़ लीजिए। मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि ये मेरी जगह है, मैंने यहाँ 5 साल काम किया। 5 साल क्या, मैं मुखिया थी तब भी कर रही थी। 10 साल मैंने यहाँ की जनता के दुख तकलीफ को समझा है। तो मैंने कहा कि नहीं, विधानसभा का चुनाव तो मैं अपने क्षेत्र से लड़ूंगी, क्योंकि मुझे यहाँ की जनता की समस्याएं पता है, मुझे उनकी तकलीफ को दूर करना है। तो मैं थी कि मुझे यहाँ से लड़ना चुनाव। आपको क्यों लगता है ऐसा कि परिहार की जनता आपको चुनेगी? आपके सामने गायत्री देवी हैं। गायत्री देवी ऑलरेडी रिजेक्टेड हो चुकी हैं। 15 साल से उनको बस झेला गया है। और इस बार अगर आप एक पब्लिक ओपिनियन ले ले तो आपको पता चल जाएगा कि जनता उनको बिल्कुल भी झेलने के लिए तैयार नहीं है। अब तो कतई भी नहीं। अभी हम आ रहे हैं, शायद परिहार में ही थे, वहाँ पे तेजस्वी जी का रैली था। एक जोर शोर से लोग पूर्वे जी की स्मृति पूर्वे, उनका लोग नाम ले रहे थे कि इस बार टक्कर में कोई नहीं है, मत पड़िए चक्कर में। वो भाई उनकी रैली थी तो उनका ही नाम लेंगे। उनकी रैली में हमारा नाम तो लेंगे नहीं ना। तो ठीक है, वो अपना बुला रही हैं, उसमें को क्या दिक्कत है। अब तेजस्वी जी आए हैं, कल योगी जी आने वाले हैं, मोदी जी आ जाएं या डोनाल्ड ट्रंप खुद आ जाएं, उन्हें उन्हें ब्लॉक में जो दाखिल खारिज होती है उसमें पैसे मांगे जाते हैं। ये तकलीफ तो उनकी नहीं पता ना कि जनता की तकलीफें क्या है। वो तो आएंगे अपनी पार्टी के नाम पे अपना वोट मांगेंगे, लेकिन असल तकलीफ तो जनता को है कि एक दाखिल खारिज कराना हो तो पैसा, आवासीय बनाना हो तो पैसा, हर चीज के लिए पैसा। ब्लॉक का भ्रष्टाचार चरम पे है। सारी चीजें वो उनको नहीं भुगतना पड़ता, वो यहाँ की तकलीफ जनता को से भुगतना पड़ता है। तकलीफ से मैं जानना चाहूंगा, आप एक महिला प्रत्याशी हैं, आप हमेशा से महिलाओं की आवाज उठाते हैं। आपको क्या लगता है किसके सरकार में सबसे बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर रहा है महिलाओं के लिए? हमेशा से ही ठीक ही रहा है। मुझे लगता है कि अ, ये सवाल आपने तो बड़ा घुमा के पूछ दिया है। महिलाएं हमेशा से सेफ नहीं रही हैं, मुझे लगता है। और हमेशा से ही उनके लिए चैलेंजिंग रहा है। अब भी जितनी रेप की घटनाएं घट रही हैं लगातार, छोटी बच्चियों के साथ घटनाएं, महिलाओं के साथ घटनाएं, तो कहीं से भी सुरक्षित तो नहीं है। महिलाओं के लिए तो कभी भी सुरक्षित नहीं रहा। कोई सा भी पार्टी में? महिलाएं कभी भी सुरक्षित नहीं रही, जो मैंने देखा है। कभी भी महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं रहा। वो कोई भी दौर रहा हो, सुरक्षित तो नहीं था महिलाओं के लिए। आपको लगता है कि जब जीत दर्ज करेंगी परिहार में, तो आप यहाँ पे विशेष तौर पे परिहार की महिलाओं के लिए कोई ऐसा कानून बनाएंगी या फिर ऐसा कुछ प्रावधान लेकर आएंगे अब महिलाओं के लिए विशेष तौर देखिए, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है महिलाओं को आर्थिक आज़ादी मिलना। आज महिलाएँ जिस तरीके से पुरुषों को ही, यहाँ पर युवाओं को ही रोज़गार नहीं मिल रहा, पलायन के लिए सबसे ज़्यादा मजबूर हैं, और वैसे में महिलाओं की तो बारी ही नहीं आती है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर महिलाओं के हाथ में पैसे जाएँ, तो वो एक सशक्त, होता है ना कि महिला को सशक्त करना, वो सबसे अच्छा साधन वही है कि उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए। यहाँ पे इसके लिए कई चीज़ें नीतीश हैं। जी जीविका चला दिए हुए हैं। जीविका जो चीज़ें चल रही हैं ना, आपको मैं बता दूँ कि आप पूरे एक बार माइक घुमा लो, शायद ही कोई घर ऐसा मिले जहाँ प्राइवेट लोन नहीं चल रहा है। एक-एक घर में 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 प्राइवेट लोन की मार आज की जनता झेल रही है। सरकार की तमाम योजनाएँ, क्यों लोगों के सर पे इतना प्राइवेट लोन है? क्यों लोग कर्ज की मार में दबे हुए हैं? क्यों लोगों को 2 वक़्त की रोटी के लिए बाहर जाना पड़ता है? आप समझ लीजिए इस बात को। यहाँ के युवा कार खरीदने और बंगला बनाने के लिए बाहर नहीं जा रहे हैं। उनके घर में 2 वक़्त का चूल्हा कैसे जले, इसके लिए वो बाहर में काम कर रहा है। किन परिस्थितियों में काम कर रहा है, 2 वक़्त की रोटी के लिए जिस तरीके से वो वहाँ रहता है, मैं दर्द देख के आई हूँ। मैं भी मुंबई धारावी गई थी, मैं भी सलेमपुर दिल्ली गई थी, मैं अहमदाबाद गई थी, मैं लुधियाना गई थी, और सिर्फ़ हमारे यहाँ के जो
बच्चे बाहर रहते हैं, जिनके पति बाहर रहते हैं, मैंने उनके हालात देखे हैं। छोटे कमरों में एक-एक कमरे में कितने-कितने लोग सिलाई का काम करते हैं, सीधा खड़ा नहीं हो सकते, इतनी ऊँचाई नहीं होती। बाहर निकलते हैं एक बार, खाना प्लास्टिक में आता है, ऊपर से भी गाली खाते हैं कि बिहारी यहाँ चला आता है, उनको डर के रहना पड़ता है, ये स्थिति हमने देखी है। वहाँ पर वो है, यहाँ पीछे से बच्चा बीमार हो जाए, घर में माँ-बाप की मौत हो जाए, लेकिन कभी कई बार तो वो दर्शन तक नहीं कर पाते। यह तकलीफ है, इस तकलीफ को समझने वाला चाहिए। और ये लोग जो कहते हैं ना कि पलायन पे मैडम प्रशांत किशोर भी बात करते हैं। कोई भी व्यक्ति सेंसिबल होगा तो बात करेगा, लेकिन मुझे जो चीज़ें लगती हैं, यहाँ पे कोलकाता से अभी जो मैंने फूल पहन रखा है, ये यहाँ की भी उपज हो सकती थी, लेकिन ये कोलकाता से आया है। जितनी भी गाड़ियाँ सजी दिखेंगी, मंडप सजे दिखेंगे, बड़े-बड़े 5 स्टार होटल सजे दिखेंगे, पूरी की पूरी ट्रेन की वैगन जो है वो लगती है रेलवे स्टेशन पे पटना के, और वहाँ से फूल जाता है और यहाँ का पैसा जाता है कोलकाता। जबकि यहाँ का जो सॉइल है, उसमें गेंदा, जरबेरा, रजनीगंधा का फूल इतना बेहतरीन हो सकता है, तो यहाँ फ्लोरिकल्चर पे काम करके उसको अगर उसमें इकोनॉमी अच्छा आमदनी मिल सकता है किसानों को। ये एक बात है। दूसरा लग रहा है प्रचार प्रसार के दौरान काफी आप बीमार भी पड़ गई हैं। गर्मी, सर्दी ये चीज़ें तो होती हैं। एक व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहूँगा कि जब आपने ये निर्णय लिया कि नहीं मुझे सिर्फ परिहार से ही चुनाव लड़ना है, तो तेजस्वी जी से बात हुई थी उस समय आपकी? उन्होंने कहा था आप बेलसंड चले जाओ। बेलसंड जाने में मुझे 2 बातें लगी। एक तो वो जगह मेरे लिए नई है। जहाँ मैंने काम नहीं किया वहाँ मैं क्या जाके बोलूँ? मुझे किस लिए वोट चाहिए? यहाँ तो मैं जनता से कह सकती हूँ कि मैं बाढ़ के समय आपके साथ खड़ी थी, मैं कोरोना के समय आपके साथ खड़ी थी। मैंने 17,000 लोगों तक राशन भिजवाए, जबकि एक मैं साधारण मुखिया थी अपने पंचायत की। 17,000 लोगों तक गूगल फॉर्म है मेरे पास जिसको मैं सबूत के तौर पे दिखा सकती हूँ कि सबमिट कराया और लोगों तक राशन पहुँचाए। अभी सुखाड़ का टाइम आया, मेरे पानी के टैंकर हर जगह पे चले। तो यहाँ पे मैं लोगों से बोल सकती हूँ कि मैं आपके लिए हमेशा खड़ी रही हूँ। किसी को मेडिकल की ज़रूरत हो, वहाँ मैं जाके क्या कहती मुझे किस लिए वोट चाहिए? और दूसरा वहाँ पे संजय गुप्ता भैया जो सिटिंग एमएलए हैं वहाँ पे, वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, मैं क्यों जाऊँ किसी का काटने के लिए? मैं क्यों जाऊँ वहाँ पे? कि उनका काट दूँ और मैं चली जाऊँ? मैंने कहा स्मिता पूर्वे जी को भेज दीजिए, उनके लिए तो ये क्षेत्र भी नया है, वो क्षेत्र भी नया है। जब आप ये निर्णय ली कि मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ना है, उसके बाद कहीं पार्टी ऑफिस से कॉल आया कि नहीं आप ये इस तरह के कदम मत उठाइए, हमारा मतलब वोट बैंक कट सकता है या कुछ ऐसा? उनकी तरफ से लगातार प्रयास हो रहा था, लेकिन मुझे था कि मुझे यहाँ के लोगों के लिए काम करना है। मुझे सिर्फ विधायक बनने के लिए मुझे यहाँ तक कहा गया कि रितु जी आप चले जाइए, वहाँ 3 एक ही समाज के लोग खड़े हैं और वो आपस में एनडीए का वोट काटेंगे और आप आराम से चुनाव निकाल लेंगे। मुझे यहाँ तक कन्विंस किया गया, पर मेरी ज़िद यहाँ के लोग हैं। मुझे यहाँ के लोगों के लिए काम करना है, मैंने तकलीफ़ें यहाँ के लोगों की देखी हैं। मैंने कहा मैं नहीं जा सकती। दूसरी बात ये थी कि अगर उन्हें टिकट देना ही था, तो यहाँ पे कई ज़मीनी कार्यकर्ता काम कर रहे थे। कैलाश साह जी काम कर रहे थे, संजय प्रमुख जी काम कर रहे थे, तमाम लोग यहाँ पे काम कर रहे थे। वाल्मीकि यादव जी काम कर रहे थे। सिरसिया की मुखिया जी हैं, वो बहुत तमाम लोग जो ज़मीनी कार्यकर्ता जो काम कर रहे हैं, आप किसी को भी उठा के दे देते। तो समझ में आता कि आपने ऋतु जायसवाल को नहीं दिया कोई बात नहीं, लोकसभा लड़ी, अगला लोकसभा लड़ लेगी। आप किसी ज़मीनी कार्यकर्ता को दे देते। मैंने कहा ना आप कैलाश साह जी को दे देते, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती कि आपने ज़मीनी कार्यकर्ता को सम्मान दिया। आप बस ये बता दो कि स्मिता पूर्वे को क्यों दिया? ससुर जी का रिटायरमेंट हो जाएगा, 30 साल वो एमएलसी रहे, 10 साल वो विधायक रहे, 40 साल इस क्षेत्र में रहे, लेकिन उनके घर का दरवाजा तक नहीं बना कि अगर कोई जनता अगर गुहार लगाने जाती है, उसको इलाज की ज़रूरत है, किसी पैरवी की ज़रूरत है, तो जनता क्या पटना जाएगी? 40 साल में इन्होंने कुछ भी नहीं किया और आज उनका सिर्फ ये है कि ससुर के बाद पुतोहू आएगी, पुतोहू के बाद पोता आएगा, ये नहीं चलेगा। दूसरी तरफ एनडीए की कैंडिडेट है, विधायक है वर्तमान में गायत्री देवी जी, पति को सजा होती है जेल की तो पत्नी आ जाती है, पत्नी से लोग उगने लगते हैं तो बेटे की चर्चा चलने लगती है। ये परिहारवाद होना चाहिए, परिवारवाद क्यों हो रहा है? अंतर है, एक इसलिए एक 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 वहाँ सवाल लोग और परिवार को बढ़ाना चाहते एक हैं। सवाल और है आपसे कि ये कहा जाता है कि ये यादव बहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पे यादव जाति की संख्या ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मैं ग्राउंड पे घूमा हूँ, लोगों से बात किया हूँ, तो उन्होंने कहा कि मैं बताऊँगा नहीं लेकिन मेरा दिल समझ जाइए कि जात है तो जात पे ही जाएगा। और यहाँ पे गायत्री देवी जो यादव समाज से ही आती हैं, तो उनके कहने का मतलब कि हम वोट उनको देंगे। तो मेरा सवाल जो है मैं घुमा दिया था आपको, सॉरी।
कि यादव समाज के ही लोग तेजस्वी को वोट नहीं देते हैं यहाँ। ये चीजें देखिए, यहाँ पे लोगों का सिर्फ या सबसे ज्यादा संख्या यादव का ऐसा नहीं है। आप जहाँ पे खड़े हैं ये वैसे बहुत ये एरिया है यहाँ पे, है ना। तो वो ऐसा नहीं है कि यादव उसका सबसे ज्यादा है। और वो क्या करेंगे इस बार, जनता का मूड जात पात पे जाने का है ही नहीं। इस बार जनता का मूड अपने, वो लोग ऊपर नहीं देख रहे हैं, सच बता रही हूँ। ना एनडीए वाले ऊपर देख रहे हैं, ना महागठबंधन वाले ऊपर देख रहे हैं। यहाँ के लोगों की समझदारी है, और मैं उस समझदारी को सलाम करती हूँ कि यहाँ के लोग इस बार ऊपर नहीं देख रहे, क्योंकि ऊपर देख देख के ये लोग यहाँ ठगे गए हैं। चाहे पूर्वे जी आए हो तो, चाहे गायत्री देवी जी आए हो तो, इन लोगों ने हमेशा ऊपर देख करके वोट दिया, और इसकी वजह से वो लोग 15 सालों से गायत्री देवी जैसे विधायक को झेल रहे हैं, जिनका क्षेत्र में कोई काम नहीं है। तो इस बार जनता समझदार है, वो किसी भी जात पात पे नहीं जाने वाली है। चाहे उन्हें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चुनना पड़े, उसके लिए यहाँ की जनता मूड बना चुकी है। उन्हें यहाँ काम करने वाला प्रतिनिधि चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, या किसी पार्टी का ना हो, इंडिपेंडेंट हो, निर्दलीय हो। ये जनता का मूड है। ठीक, आप आरजेडी से काफी समय तक जुड़ी हुई थी। 5 साल। 5 साल, ठीक। तो इस बीते 5 साल में आपको सबसे बेहतर दोनों भाइयों में से कौन लगे, तेजस्वी या तेज प्रताप? देखिए, मैं किसी का पर्सनल वो असेसमेंट नहीं कर सकती हूँ कि कौन है। मैं, क्योंकि मैं पारिवारिक रूप से किसी से नहीं जुड़ी थी। मेरा पॉलिटिकल एक रिलेशन था कि मैं, उस पार्टी ने मुझे टिकट दिया था, मैं उस हिसाब से जुड़ी हुई थी। तो सबकी अपनी अपनी समझ है, सबके अंदर अपनी अपनी पॉलिटिकल कभी जाते होइएगा, कभी गई होंगी आप, तो वहां पे बातचीत हुई होगी, तो दोनों भाइयों में से बात करने का लहजा किसका सबसे बढ़िया था? सबके अपने तरीके होते हैं, उसको कंपेयर करके हम क्यों बोले कि ये बेहतर है या वो बेहतर है। नहीं, देखिए, अभी कुछ बिहार में लड़ाई बेहतर की ही है, कुछ चीजें आप भी उसमें बेहतर अच्छी की हो ही सकती लड़ाई है, लड़ नहीं रही नहीं, हैं। कुछ चीजें उनमें अच्छी हो सकती है, कुछ चीजें उनमें अच्छी हो सकती हैं। तो ये अपना अपना लोगों का व्यक्तित्व होता है, किसको क्या लेना है, किसको किसका क्या अच्छा लगता है, वो उसके ऊपर छोड़ दीजिए। अभी कुछ दिन पहले आपका एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, मैं पुष्टि नहीं करता हूँ कि ये इसी साल का था या पिछले साल का था, कि आपको अभी दूध से अभिषेक किया गया। अभी कल 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 परसों का ही। तो हाँ, तो अभी मैं जब तेजस्वी जी की रैली में था, तो वहाँ पे कुछ लोगों ने कहा कि आप रितु जी से ये सवाल पूछिएगा कि करीब 100 लीटर दूध के करीब में था, 100 लीटर करीब। तो 100 लीटर दूध जो उन्होंने बर्बाद कर दिया, वो किसी गरीब को देती, या गरीब के हक की बात करती हैं, पर गरीब को नहीं दी वो, तो और खुद से अभिषेक कर पता लिया। था क्या, मुझे पता था क्या कि जनता मुझे अभी दूध से अभिषेक कराने वाली है, पहली बात। और यहाँ पे भगवान, वहाँ पे आप मना कर सकती थी। एक मिनट, वहाँ पे, यहाँ पे न जाने भगवान शिव पे कितने दूध और जलाभिषेक हो जाते हैं, है ना, हर रोज। और यहाँ पे लोग भूख से मर रहे हैं। ठीक है, तो ये व्यक्ति का व्यक्तिगत श्रद्धा है। आप नहीं कह सकते कि भगवान को दूध से ना नहाओ, क्योंकि लोगों को पीने के लिए दूध नहीं है। वो उस व्यक्ति का व्यक्तिगत श्रद्धा है, जिसकी वजह से उसने वो यहाँ पे दूध से नहलवाया है। तो आप किसी की श्रद्धा और भक्ति पे तो आप नहीं सवाल खड़ा कर सकते ना। हजारों करोड़ों लीटर दूध भगवान शिव पे चढ़ जाते हैं, तो आप किसी के भक्ति पे, वो तो आप आस्था का एक विषय हो गया, और ये आपके साथ व्यक्तिगत विशेष हो गया। आप कैसे कह सकते हो सकता है मेरे प्रति उनकी आस्था हो, कैसे कह सकते हो? आपको कोई भगवान बना सकता है? नहीं नहीं, आस्था क्यों नहीं हो सकती? किसी के त्याग से उसका आस्था होता है। लोगों ने मुझे कोरोना काल में, बाढ़ में, लोगों के बीच में देखा है, वो उनकी श्रद्धा है। आप लोगों का एक राजनीतिकरण की जो आदत है ना, हर चीजों को लेकर के, उसको आप लोग बदलिए। मैडम, मैं सुनिए ना, गायत्री देवी जी को भी कल नहाया गया है दूध से। मैं जाऊंगा तो उनसे भी ये पूछूंगा, मैं उनसे भी पूछूंगा। तो ये उनसे भी पूछूंगा। देखिए, ये व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय है कि लोगों का किसके प्रति श्रद्धा है। उसने किसको लड्डू से तौला, या घी से स्नान कराया, या दूध से स्नान कराया, वो उसका अपना अपना अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने का उसका एक तरीका है। जहां तक भूख की बात है, भूख है, गरीबी है। वो एक दिन का 25-50 लीटर दूध वो वहां की पूरे गरीबी को, भूख को नहीं मिटा सकता है। ये नहीं मिटा सकता, ना ही आपको पता होता है कि लोग ऐसा करने वाले हैं। लोगों का कहना ऐसा था कि जब लोगों को ये कहना चाहिए कि आज जो है हंगर इंडेक्स में सबसे नीचे चले गए हैं ये, है ना, मतलब ये हालात है इनके, 110वें नंबर पे आए हैं। भूखमरी की स्थिति है, कुपोषण की स्थिति है। हाँ, लोग एनेमिक है, महिलाएं, जच्चा बच्चा दम तोड़ रहा है, बच्चा पैदा होने से खून की कमी है।
है ना, ये सरकार को ध्यान देना चाहिए और घर घर में दूध सरकार को पहुंचवाना चाहिए ताकि कोई कुपोषित ना हो, अंडा पहुंचाए, दूध पहुंचाए, ये ना। पहले वो जाकर के तौलवा जाकर सरकार से ही सवाल पूछिए कि आज कुपोषण इतना ज्यादा क्यों है, क्यों बच्चा उसका वजन जो है वो जितना होना चाहिए उससे अनुपात में कम है, क्यों खून की कमी है, ये आपको सरकार से पूछना चाहिए। ये ज्यादा अच्छा रहेगा कि वो दूध का हिसाब किताब आप सरकार से ले कि हर घर में, सुनिए ना, मुझे लग रहा है कि आप एग्रेसिव हो रही हैं। दूध का हिसाब जो आप हमसे मांग रहे हैं 50 लीटर का, सरकार 100 लीटर 50 लीटर जो भी रहा वो सरकार से मांगिए ना कि गरीब बच्चा को दूध काहे नहीं मिल रहा है पीने के लिए, मांगिए सरकार से, वर्तमान सरकार से मांगिए। मुझे लग रहा है कि आप काफी नाराज हो गई हैं मेरे सवालों से। एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। बात यह कि मैं आपकी सवाल के जाल में नहीं फंस रही हूँ। नहीं, मेरा कोई ऐसा मनसा नहीं है कि हम आपको अपनी जाल में नहीं फंस रही हूँ आपके। आपने दूध का सवाल पूछा, मैंने कहा सरकार से जाके पूछो कि गरीब को पीने के लिए 1 गिलास दूध क्यों नहीं मिल रहा हर घर में। बच्चा आंगनबाड़ी में दे रहे हैं, वो आंगनबाड़ी में दे रहे, स्कूल में मिड डे चला रहे हैं, दूध मिलता है, आप इंश्योर करोगे? वो मिड डे चल रहा है। देखिए मैं भी बाहर से हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको कि मैं आपको पुष्टि नहीं कर रहा हूँ ये चीज। वही कह रहा हूँ ना, बच्चे कुपोषित है ना, छोड़िए ना, कुपोषित है ना। हम अब मैडम से बात कर रहे हैं, मैडम से अरे बच्चा कुपोषित है ना, कुपोषण में सबसे ऊपर है ना, हंगर इंडेक्स में सबसे ऊपर है ना। लेकिन यूनिसेफ वहीं पे दावा करता है ना कि मतलब कि भारत के बच्चे अब ठीक होते जा रहे हैं। WHO का देखिए, आप रिपोर्ट चेक करिए 2025 का, आपको पता चल जाएगा। नहीं मैं चेक करता हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको। क्या ठीक है, अंतिम सवाल है आपसे। नहीं, एक अंतिम सवाल है आप लोग कि आपके हिसाब से जो पूरे बिहार में जो चुनाव हो रहा है, परिहार को छोड़ के सबसे बड़ा हॉट सीट कौन सा है? मेरा ध्यान सिर्फ अपने विधानसभा पे है। जब मैं फोकस्ड रहती हूँ तो एक जगह फोकस्ड रहती हूँ। इसके बाहर अभी क्या चल रहा है मैं कोई सवाल का जवाब का नहीं दे पाऊंगी। मेरे लिए परिहार सर्वोपरि, और मुझे परिहार ही अभी जीतना है, तो मैं अभी परिहार में लगी हुई, मैं नहीं बता पाऊंगी इसके बारे में। अंतिम सवाल कि भोजपुरी समाज, भोजपुरी अभी कई सिंगर जो हैं तो बीजेपी में है, एक सिंगर खेसारी लाल यादव आरजेडी में शामिल है। इस पे हर रोज आरोप प्रत्यारोप का कहानी चल रहा है, ये आप देख भी रही होंगी, सुन भी रही होंगी। इसको आप किस नजर से देखती हैं? देखिए, पार्टी जो है ना, हर पार्टियां अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए पॉपुलर लोगों को लेती है कि इनकी जो सिंगिंग में पॉपुलैरिटी है, डांसिंग में पॉपुलैरिटी है, वैसे लोगों को लेती है ताकि पार्टी का वोट बैंक बढ़े। तो ये सिर्फ ज्यादा से ज्यादा वोट बैंक बढ़ाने के लिए है। अगर नॉलेज की बात करें कि राजनीति में उनका कितना इंटरेस्ट है, वो राजनीति में कितने सफल होंगे या नहीं होंगे, ये बात की बात है। लेकिन फिलहाल अगर पार्टी इस तरह के लोगों को लेती है तो वो सिंगर बहुत अच्छे हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो पॉलिटिशियन भी इतने अच्छे होंगे, लोगों से उनका जुड़ाव भी उससे अवश्य होगा, ये उनके जीतने के बाद उनका जो तरीका होगा उस पर डिपेंड करेगा। अंतिम सवाल, उसके बाद आप 1 मिनट, अंतिम सवाल आपके क्षेत्र से ही है और उसके बाद मैं चला जाऊंगा, ठीक? और आप भी अपने रैली में चले जाइएगा, ठीक? सवाल ये है कि अगर रितु जायसवाल जी परिहार से जीत दर्ज करती हैं तो किस पार्टी में सम्मिलित होंगी, बीजेपी या आरजेडी? मुझे लगता है कि जितनी ताकत निर्दलीय में होती है ना, वो दल वालों के कंधे झुके होते हैं। कभी पार्टी के अपने जो गाइडलाइन होते हैं उसके हिसाब से झुके होते हैं। निर्दलीय में जो ताकत होती है, वो आवाज किसी दल में नहीं हो सकती। तो रितु जायसवाल अगर निर्दलीय चुनाव लड़ती है तो रितु जायसवाल निर्दलीय ही रहेगी, इस बात को बहुत अच्छी तरह बिठा ले। अभी साजिश फैलाने वाले इधर वाले उधर कहेंगे कि रितु जायसवाल जीत के उधर चली जाएगी, उधर वाले को भड़काएंगे कि रितु जायसवाल जीत के उधर चली जाएगी। एक अच्छी बात यह है कि ये दोनों पार्टी, चाहे वो गायत्री देवी जी हो, स्मिता पूर्वे जी हो, दोनों हर जगह ये बोल रही हैं कि रितु जायसवाल जीत के फला पार्टी में चली जाएगी। इसका मतलब दोनों ये मान तो रही है कि रितु जायसवाल जीत रही है, बस हो गया। अभी हमारे साथ ही रितु जायसवाल जी, आप देख रहे थे प्रभात खबर। फिर किसी चौक चौराहे व नुक्कड़ पर मिलते हैं, तब तक आप देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।